नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण, अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास से हमारा जो भारत का मध्यकालीन इतिहास है वो शुरू हो रहा है। इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास हम कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ उसमें एक तो अरब आक्रमण हुए और एक तुर्क आक्रमण हुआ। तो पहले मोहम्मद बिन कासिम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके द्वारा अरब आक्रमण हुआ और उसके पश्चात तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया। देखिए, सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु ये पराजित हुआ और मारा गया। तो सबसे पहले किसके नेतृत्व में अभियान भेजा गया सिंध में? उबैदुल्ला के नेतृत्व में 711 ईस्वी में सिंध में अभियान भेजा गया, लेकिन वो मारा गया और हार गया। दूसरा अभियान भेजा गया बुदैल के नेतृत्व में, लेकिन ये भी असफल रहा। तीसरा अभियान जो है वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, तो दूसरा अभियान किसके नेतृत्व में हुआ? बुदैल के नेतृत्व में, ये भी असफल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में तीसरा अभियान 712 ईस्वी में हुआ, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक है, तो मोहम्मद कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दिया, वो मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो अभियान है वो उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ, 711 में, वो मारा गया। दूसरा जो अभियान हुआ बुदैल के नेतृत्व में, ये भी असफल हुआ। तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, दाहिर जो था वो सिंध का शासक था, युद्ध करते हुए मारा जाता है और मोहम्मद बिन कासिम 713 में मुल्तान को जीत लेता है। भारत पर अगर अरब आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। उनकी सुरक्षा के बदले जो है जजिया कर लिया जाता था। तो जजिया कर सबसे पहले भारत पर किसने लगाया था? इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन कासिम ने। किस पर लगाया जाता है? गैर मुसलमानों पर। जजिया कर से किन लोगों को मुक्त रखा गया? बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। ठीक है, तो जजिया कर से बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट बात करें अकबर की, तो अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। एक बार हम क्या कर रहे हैं, जजिया कर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया जजिया कर। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब जो था उसने 1679 में वापस जो जजिया कर है वो वापस लगा दिया 1679 में। अकबर ने 1564 में इसे समाप्त किया था। ठीक है, जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, अब बात करेंगे हम वापस से भारत पर अरब आक्रमण की। तो अरबों की सिंध विजय का कारण क्या था? जो अरब जो थे, मोहम्मद बिन कासिम जो थे, उनके द्वारा जो सिंध पर दाहिर को हराया गया, उसके कारण क्या थे? अरबों के सिंध विजय के अनेक कारण थे। पहला कारण था राजनीतिक कारण। उसका कारण यह था कि मुस्लिम राज्य का विस्तार किया जाए। दूसरा कारण था आर्थिक कारण, कि भारत जो था वो समृद्ध देश था, इसलिए यहाँ पर अधिकार करके धन प्राप्त किया जाए। जो तीसरा कारण था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये तीन मुख्य रूप से कारण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर तुर्क आक्रमण की बात करें तो तुर्क जो थे वो चीन के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करने वाली असभ्य और बर्बर जनजाति थी। 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य या यामिनी साम्राज्य की स्थापना करके जो है गजनी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जो तुर्क थे उनकी बात करें तो वो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जनजाति थी और वहाँ का एक तुर्क सरदार था जिसका नाम था अल्पतगीन। उसने 962 ईस्वी में गजनी साम्राज्य यामिनी साम्राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी गजनी को बनाया।
अल्पतगीन की बात करें सबसे पहले 962 से 977 ईस्वी तक, तो इसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया और इनमें से एक सुबुक्तगीन भी था। तो अल्पतगीन के बाद कौन शासक बनता है? सुबुक्तगीन शासक बनता है। ठीक है, तो अल्पतगीन का साम्राज्य कब से कब तक था? 962 से 977 ईस्वी। राजधानी थी गजनी। 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारी को नियुक्त करता है, सुबुक्तगीन भी उनमें से एक होता है और अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन शासक बनता है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण शासक सुबुक्तगीन की। 977 से 997 ईस्वी का इसका टाइम पीरियड था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। ठीक है, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। देखिए, अभी हमने बात की थी भारत पर आक्रमण की, तो अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद तुर्क आक्रमण होता है, तो हम तुर्क आक्रमण की बात कर रहे हैं। तो तुर्क आक्रमणकारी जो सबसे पहला तुर्क आक्रमणकारी था वो सुबुक्तगीन था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, उसे पराजित कर दिया। ठीक है, अब देखिए, सुबुक्तगीन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसके दो पुत्र होते हैं, अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजयी होता है और अब्दुल कासिम महमूद जो है वो महमूद गजनवी के नाम से शासक बनता है। तो महमूद गजनवी का नाम क्या था? अब्दुल कासिम महमूद। ठीक है, तो सुबुक्तगीन जो है वो क्या करता है? भारत का पहला तुर्क आक्रमणकारी होता है। 986 में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल को हराता है। दो पुत्र होते हैं इसके, अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा इस्माइल। दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अब्दुल कासिम महमूद विजयी हो जाता है और अब्दुल कासिम जो होता है वो महमूद गजनवी के नाम से शासक बनता है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी। ठीक है, भारत पर तुर्क आक्रमण हम पढ़ रहे हैं, उसमें महमूद गजनवी दूसरा शासक आ जाता है। इससे पहले जो है इनके पिता सुबुक्तगीन जो है भारत पर आक्रमण करते हैं। अब इनका टाइम पीरियड क्या है? 998 से 1030 ईस्वी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम, इसे महमूद गजनवी भी कह देते हैं, महमूद गजनी भी कहते हैं। तो महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट गया। ठीक है, तो एक बार पुनः देखेंगे। 998 से 1030 ईस्वी महमूद गजनवी का टाइम पीरियड है। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है महमूद गजनवी अपने पिता की मृत्यु के बाद और 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों को विजय करके वापस अपने देश लौट गया। महमूद गजनवी के प्रमुख जो भारतीय अभियान हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं भारत पर जो है अरब आक्रमण, जिनमें तुर्क आक्रमण और मुस्लिम आक्रमण हम देखेंगे। तो तुर्क आक्रमण की बात कर रहे हैं। महमूद गजनवी जो है उसने 17 बार आक्रमण किए। पहला जो साल था वो 1001 से 1002 ईस्वी था। राज्य था हिंदू राज्य, हिंदू शाही राज्य और राजा थे जयपाल। उसके बाद सन 1005 से 1006 ईस्वी में मुल्तान जो है वहाँ पर राजा होता है अब्दुल फतेह दाऊद, यहाँ पर आक्रमण करता है। उसके बाद 1008 से 1009 में हिंदू शाही राज्य जो है वहाँ पर शासक होता है आनंदपाल, उनसे जो है आक्रमण करता है। उसके पश्चात 1012-13 में थानेश्वर पर आक्रमण करता है, राजा राम यहाँ का शासक होता है। फिर 1018 से 1019 में कन्नौज पर आक्रमण करता है, जहाँ का शासक राज्यपाल होता है। फिर 1020 से 1021 में शासन जो है वापस आता है और कालिंजर पर युद्ध करता है, विद्याधर यहाँ का शासक होता है, इसको पराजित कर देता है। फिर 1025 में पुनः वापस लौट कर आता है और सोमनाथ जो है यहाँ पर आक्रमण करता है और यहाँ का जो शासक होता है वो होता है भीम प्रथम। तो एक बार देख लें इन सबको।
नेक्स्ट देखेंगे महमूद गजनवी जो हैं वो 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटते हैं और लूटे जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण कर दिया, उसे कुछ संपत्ति वापस लूट ली। ठीक है, तो महमूद गजनवी जब 1025 में आता है, 16वां आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर पर, तो सोमनाथ मंदिर को लूटे जाने के बाद कुछ जाट जो है उस पर पुनः आक्रमण कर देते हैं और उससे कुछ धनराशि वापस जो है ले लेते हैं, लूट लेते हैं। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आकर जाटों के विरुद्ध किया, क्योंकि जाते वक्त 16वें आक्रमण के टाइम में उन्होंने उसका कुछ जो धन था वो लूट लिया था, तो जाटों पर आक्रमण करता है अंतिम आक्रमण 1027 में, और 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मौत हो जाती है। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी और उत्बी जैसे इतिहासकार भी आते हैं। ठीक है, फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी की रचना थी शाहनामा। ठीक है, और अलबरूनी की बात करें तो इनकी रचना थी किताबुल हिंद, और उत्बी की बात करें तो इसकी रचना थी किताबुल यामिनी। ठीक है, तो ये 3 इतिहासकार आते हैं जिनकी रचनाएं आपके सामने हैं। महमूद गजनवी ने 1025 में 16वां आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, जाट वापस उस पर आक्रमण करते हैं, उससे कुछ संपत्ति वापस लूट लेते हैं। अंतिम आक्रमण जो है महमूद गजनवी जाटों पर करता है 1027 में, और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी, उत्बी इतिहासकार आए। फिरदौसी की रचना है शाहनामा, अलबरूनी की है किताबुल हिंद, और तीसरा जो है उत्बी, इसकी रचना है आपकी किताबुल यामिनी। महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी था, इसको बुत शिकन तथा मूर्ति भंजक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बुत शिकन यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रभाव की बात करें तो भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया। दूसरी बात, पंजाब, सिंध, मुल्तान में गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति करके मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी और भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया। साथ ही भारतीय कला जो है उसको नष्ट किया, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को लूटता है, फिर जो है मूर्तियों को तोड़ता है, तो भारतीय कला को नष्ट किया और भारत का जो धन है वो गजनी ले गया। तो ये 5 जो है मुख्य रूप से आक्रमण के प्रभाव रहे। तो महमूद गजनवी को क्या कहा गया? मूर्ति को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक या बुत शिकन। और महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव ये रहा कि भारतीय जो राजा लोग थे उनकी जो कमजोरी है वो उजागर हो गई। पंजाब, सिंध, मुल्तान में गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति हो गई, मुस्लिम शासन की भारत में स्थापना हो गई, भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खुल गया, भारतीय कला को नष्ट किया गया, भारत का धन गजनी ले जाया गया। अब बात करें हम मोहम्मद गोरी की। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के मध्य में गोर वंश का उदय होता है। उनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के मध्य में किस वंश का उदय हुआ? गोर वंश का। उनके साम्राज्य का आधार जो था वो उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गोर का शासक बना। ठीक है, कब बनता है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गोर का शासक? 1173 में। 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया और ये इसकी पहली वजह थी। ठीक है, इसने मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 में। 1178 में राजस्थान पर आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ का शासक होता है भीम द्वितीय, जो उसे बुरी तरह से पराजित करता है और ये तुर्क आक्रमणकारियों की पहली हार थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1178 का युद्ध, क्योंकि इसमें राजस्थान पर जो है आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी, लेकिन यहाँ का शासक होता है भीम द्वितीय, वो इसे बुरी तरह हरा देता है और तुर्क आक्रमणकारियों की ये पहली हार हो जाती है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित होता है और गजनी वापस चला जाता है। लेकिन अगले ही साल ये वापस लौट कर आता है, तराइन का दूसरा युद्ध करता है 1192 में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है, मोहम्मद गोरी उन्हें बंदी बना लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियान सबसे पहले 1175 में मुल्तान जुक्का राजा होता है करमाथी वंश का, इसको हराता है। 1178 में गुजरात पर जो है युद्ध करता है। गुजरात जो है
वहाँ पर युद्ध करता है। उस समय जो है अब गुजरात का एरिया हो गया, उस समय क्या है गुजरात और राजस्थान के बीच का एरिया, ये जो माउंट आबू के साइड में जो एरिया पड़ता है सिरोही की साइड में, वहाँ पर था भीम द्वितीय। ये भीम द्वितीय इसको हरा देता है। 1181 में पंजाब पर खुशरोमिलिक वंश के साथ जो है इसका युद्ध होता है। 1186 में पंजाब में वापस से खुशरोमिलिक के साथ युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का। 1191 में तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें ये हार जाता है। 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें ये जीत जाता है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है कन्नौज के शासक जयचंद्र के साथ, जिसमें ये पुनः जीत जाता है। फिर 1195 में युद्ध होता है बयाना का कुमारपाल के साथ, और 1205 में खोखरों से युद्ध होता है। ठीक है, तो ये इसके भारतीय अभियान थे। एक बार देख लें इनको। नेक्स्ट देखिए 1205 ईस्वी में गोरी ने अपना अंतिम युद्ध जो है पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा। ठीक है, तो 1205 ईस्वी में गोरी ने अपना अंतिम युद्ध किस जो है जाति के विरुद्ध लड़ा था, तो वो थी खोखर जनजाति। ठीक है, मोहम्मद गोरी के सेनापतियों द्वारा विजित क्षेत्रों की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला नाम आता है, जिसने 1196 में अजमेर को जीता, 1197 में बदायूं को जीता, और 1202 से 1203 में बुंदेलखंड की विजय की। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने 1196 में अजमेर को विजित किया, 1197 में बदायूं को विजित किया, और 1202 से 3 में बुंदेलखंड को विजित किया। ये मोहम्मद गोरी का महत्वपूर्ण सेनापति था। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण सेनापति था वो था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो था इसने 1197 में बिहार की विजय की और 1205 में बंगाल को जीता। तो देखिए 1205 ईस्वी में गोरी ने अपना अंतिम युद्ध जो लड़ा था वो लड़ा था पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध। ठीक है, 1198 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। तो 1198 में मोहम्मद गोरी के सेनापति ने जो है किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो एक बार इन्हें देख लें आप। तो आज की क्लास में इतना ही, और जो अगली वीडियो होगी वो भी मुगल जो आपके मध्यकालीन इतिहास है इसी से संबंधित रहेगी। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अब हम कंप्लीट करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और फिर बाद में बात करेंगे आधुनिक इतिहास की।